वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 17 सितंबर का करंट अफेयर्स। आज आपको यहाँ पर कुछ नया दिख रहा होगा, दोनों ही भाषाओं में करंट अफेयर्स दिख रहा होगा। अब से आपको हर रोज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, तो उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अब मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में करंट अफेयर्स दिया जाएगा। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आपसे कि रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से? विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ये आपको याद रखने हैं। चारों आपके जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं ये चारों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आपको ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम आपका जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला तो आपको यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि रोजर फेडरर जो कि आपके एक टेनिस प्लेयर हैं, ये संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने। किससे? टेनिस से। अब जो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा आपका जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है आपका और एक जो यूएस ओपन है, ये दोनों ही आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और क्ले कोर्ट पर आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। किस पर? क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट पर आपका क्या खेला जाता है? आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। अगर हम बात करें विंबलडन की, तो ये बेसिकली आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये आपके लिए देखिए चारों महत्वपूर्ण है, मैंने चारों बता दिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जो है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर। किस पर? ग्रास कोर्ट पर। तो चारों आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। जो आपके रोजर फेडरर हैं, ये 8 बार खिताब जीत चुके हैं। चूँकि ये संन्यास ले रहे हैं और बहुत ही बड़े नामी प्लेयर हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 खिताब जीत चुके हैं ये। ठीक है, 8 खिताब जीत चुके फेडरर, 8 खिताब जीत चुके फेडरर जो हैं विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। आपके सफल खिलाड़ी हैं। पूछा जा सकता है किसके सफल खिलाड़ी हैं, तो आपको याद रखना है विंबलडन के सफल खिलाड़ी हैं। और इन्होंने आखिरी बार 2018 में ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने कब आखिरी बार? 2018 में। आखिरी बार 2018 में, 2018 में, जो कि इनका ऑस्ट्रेलियाई ओपन था। तो इन्होंने आखिरी जो जीता है वो भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने आखिरी जो जीता है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। ठीक, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ठीक, खिताब जीता है। इतना आप लोगों को याद रखना है, इतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि हार्ड कोर्ट पर हमारा 3 और 4 खेला जाता है, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? समझ गए आप लोग? मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन ये है आपसे, 1 मिनट आप दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ अभी। क्वेश्चन ये है कि केंद्र और डैश सरकार ने 15 सितंबर 2022 को राज्य के 8 आदिवासी संगठनों, कितने आदिवासी संगठन? 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये बताना है कि केंद्र सरकार ने और किस आपके राज्य की सरकार ने आपके 8 आदिवासी संगठनों के साथ एक आपका जो है त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, जिसे आप ट्राईपार्टाइट कहते हैं। ये आपका शांति समझौता है, पीस अकॉर्ड है। तो किसके साथ आपका हस्ताक्षरित हुआ है? ये असम के साथ हुआ है, केंद्र और असम का हुआ है। केंद्र और असम सरकार ने आपके 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा आप लोग। अब हम थोड़ी सी बातचीत असम के बारे में कर लेते हैं। तो असम की अगर हम राजधानी देखें तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है आपकी, ध्यान रखिएगा, दिसपुर। कहाँ है? असम की कैपिटल है दिसपुर। अगर हम बात करें यहाँ की जो है
भाषा क्या है, तो यहाँ की जो भाषा है वो असमिया भाषा है। कौन सी भाषा है? असमिया यहाँ की भाषा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ इनका राज्य पशु, क्या राज्य पशु, तो राज्य पशु इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सींग वाला जो आपका गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा जो है इनका राज्य पशु है। बस इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया है इनका जो राज्य पशु है वो एक सींग वाला गेंडा है। ये गेंडा लिखा हुआ है, ठीक है, गलत मत समझ लीजिएगा, मेरा सा दिख रहा था आपको, तो अब गेंडा ही लिखा हुआ है, ठीक। गेंडा जो है एक सींग वाला यहाँ का क्या है, राज्य पशु है, याद रखिएगा आप लोग। अगर मैं असम में आपके जो है नेशनल पार्क की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कांजीरंगा आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये उद्यान इसलिए फेमस है क्योंकि एक सींग वाला गेंडा जो है यहीं पर आपका पाया जाता है। कहाँ पर? एक सींग वाला गेंडा आपका यहीं पर पाया जाता है, कांजीरंगा में, इसीलिए आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ठीक। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपके असम में ही है। नेमरी, नेमरी ध्यान से पढ़िएगा, नेमरी नेशनल पार्क ये भी आपके असम में है। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। अब से जिस भी राज्य का मैं जिक्र करूँगी आपको हर रोज़ मैं अब नेशनल पार्क बताऊँगी ताकि आपको याद हो जाए। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका असम का है। राजीव गांधी, राजीव गांधी, याद रखिएगा, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर है? ये हमारा असम में है, ठीक है। देहिंग पटकई, कौन सा? देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। लास्ट आपको याद रखना है रायमोना नेशनल पार्क, कौन सा? रायमोना, कौन सा मोना? रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से असम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और वेरी वेरी फेमस फॉर एक सींग वाला गेंडा, ठीक। और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में है, तो ये असम का ही सबसे छोटा आपका जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो असम का सबसे बड़ा कांजीरंगा, सबसे छोटा ओरंग। समझ गए अभी आप लोग? मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा और अब आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो आपको उन केंद्रीय मंत्री जी का नाम बताना है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इनके डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका जो है क्या किया गया, डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखना है आपको। अब इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें याद रखना है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री जो हैं दर्शन जरदोस, दर्शन जरदोस। इन्होंने आपका 22 अगस्त, कब? 22 अगस्त 2022 की ही बात है, 22 अगस्त 2022 को न्यू दिल्ली में, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इन्होंने सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। किसका? सिल्क मार्क एक्सपो, सिल्क मार्क एक्सपो का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है, याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद आपको याद रखना है सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं हमारे, पहला आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है सूचना और प्रसारण मंत्री, और प्रसारण मंत्री। सूचना और प्रसारण जो मंत्री हैं हमारे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं, कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने आपका 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 2022 को, 24 अगस्त 2022 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। किसका? आज़ादी क्वेस्ट का इन्होंने शुभारंभ किया है। ये क्या है आज़ादी क्वेस्ट? ये आपका जो है बेसिकली क्या है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला है, याद रखेंगे आप लोग। अब आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह, इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने 21 अगस्त 2022 को पुणे में, कहाँ पर? पुणे में इन्होंने भारत की पहली, कहाँ की? भारत की पहली, ये बता चुकी हूँ आपको, फिर से बता रही हूँ, भारत की पहली स्वदेशी
भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया है। ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया है, याद रखेंगे आप लोग बस। ठीक, ईंधन सेल बस का पहला जो शुभारंभ किया गया, पहली स्वदेशी का मतलब क्या होता है, भारत की सीमा के अंदर बनी है। ठीक, स्वदेशी। तो आपकी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल का जो शुभारंभ किया है वो आपके जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? पुणे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट याद रखिएगा, हमारे जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए। केंद्रीय आयुष मंत्री जो हमारे हैं वर्तमान में, वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने 24 जुलाई, कब? 24, आपको डेट याद नहीं रखनी है कब, मैं बस आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है मैं ऑलरेडी बता देती हूँ। 24 जुलाई याद नहीं रखना है आपको, 2022 भी याद नहीं रखना है। इन्होंने 24 जुलाई 2022 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, क्या? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप जो है इसका शुभारंभ किया है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। बाल रक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, इसमें इन्होंने किया है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका आंसर मिल ही गया था पहले। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मैं थोड़ा सा भी इसको आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया जा रहा है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस बल ने ऐसा किया है। बीएसएफ ने किया है। किसने? बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर आपकी पहली महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया गया है। पहली महिला ऊंट सवार दस्ते को यहाँ पर तैनात किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। यह दास्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दास्ता है। 1 दिसंबर 2022 को पहली बार बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में भाग लेगा। बीएसएफ आपका जो एक प्राथमिक सीमा रक्षक बल होता है। अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो इनकी स्थापना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। बीएसएफ की स्थापना आपकी जो है 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो इनकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इनके जो महानिदेशक हैं, कौन? महानिदेशक। तो वर्तमान में इनके जो महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह है। कौन है? पंकज कुमार सिंह जी हैं। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन ये है कि सितंबर 2022 में डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी, देखिए डिजिटल एड्रेस की बात की जा रही है, डिजिटल रूप से जो एड्रेस होगा, डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने के लिए किस शहर ने फर्म पता नेविगेशंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, ऐसा किसने किया है? इंदौर ने किया है। इंदौर ने डिजिटल एड्रेस के साथ देश का जो पहला स्मार्ट सिटी बनने के लिए बेसिकली फर्म पता नेविगेशंस के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंदौर जो है बेसिकली आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है आपके हीरा बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ ही साथ तांबे का यहाँ पर बड़ा भंडार है। हीरा और तांबे का बहुत ही अच्छा खासा भंडार है। अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में जो है आपका बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। कौन सा? बांधवगढ़ और कौन सा? बांधवगढ़ के साथ कान्हा, आपका जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके दोनों फेमस हैं, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वर्तमान में वो भोपाल है। कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक, और अगर हम ये बात करें कि यहाँ के सीएम कौन है, तो आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के गवर्नर वर्तमान में जो हैं वो कौन है? आपके मंगू भाई पटेल जी हैं। कौन है? मंगू भाई पटेल जी हैं। तो मंगू भाई पटेल जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी के सामने है। बस आपको ऑप्शन अब मैं दिखा देती हूँ, अभी आपको दिख रहे होंगे सारे ऑप्शंस। कौन सा बैंक सितंबर 2022 में 5 ट्रिलियन मार्केट कैप, कितना? 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरी ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक। कौन? भारतीय स्टेट बैंक जो है आपकी 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली तीसरी ऋणदाता और 7वीं आपकी जो है भारतीय कंपनी बन चुकी है।
और आपके देखो ये थर्ड नंबर पर बनी है, तीसरी ऋणदाता कंपनी बनी है। तो पहले नंबर पर आपका कौन है? HDFC बैंक है। फर्स्ट नंबर पर आपका HDFC बैंक है और आपका जो है सेकंड नंबर पर ICICI बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक है? ICICI बैंक है। एंड थर्ड नंबर पर आपका जो है SBI बैंक बन गए हैं, जिनका मार्केट कैप जो है आपका 5 ट्रिलियन से अधिक है। कितने से? 5 ट्रिलियन से अधिक है, याद रखिएगा। इनका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। अगर हम बात करें SBI की, तो थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में भी कर लेते हैं, SBI के बारे में। SBI की अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना आपके लिए इनकी महत्वपूर्ण है। इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई, कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी, 1955 में। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है। अध्यक्ष की अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन है, तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा जी जो हैं इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जब मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आप क्या कहते हैं? भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है व्यापारिक बैंकों में, जो आपके व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। व्यापारिक बैंकों का सबसे बड़ा बैंक आपका जो है यही वाला होता है। व्यापारिक बैंक जो वो होते हैं जिनमें हमारे खाते होते हैं, है ना? ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले आपका जो है SBI इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। किसके? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। थोड़ा याद करिए कि पहले जो SBI है वो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और व्यापारिक बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक था वो आपका यही था। कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था। और इसकी जो इंपीरियल बैंक जो है, इसकी स्थापना 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, किस किस को मिलाकर हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मंगलोर, बैंक ऑफ मंगलोर, बैंक ऑफ मंगलोर, और कौन? एक और था आपका बैंक ऑफ मुंबई। इन आपका जो है बैंकों को मिलाकर हुआ था आपका जो है बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई। इन बैंकों को मिलाकर किया गया था इंपीरियल बैंक की स्थापना, है ना? अब आगे चलकर यही इंपीरियल बैंक जो है आपका 1955 में, कब? 1955 में किस नाम से जाना गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक, इसीलिए आपको बताया गया है कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इनकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने कुछ नई चीज़ें शामिल की हुई हैं आप ही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कश्मीर में किस झील पर भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नौसेना प्रशिक्षण केंद्र को पुनर्जीवित किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कश्मीर में किस झील पर ऐसा किया गया है कि जो भारतीय नौसेना में राष्ट्रीय कैडेट कोर हैं इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो मानसबल झील पर, किस पर? मानसबल झील को आपका जो है पुनर्जीवित किया गया है। याद रखिएगा वो झील कौन सी है? मानसबल झील है। ठीक, अगर मैं बात करूं NCC की, किसकी? NCC की, तो NCC की स्थापना कब हुई थी? तो NCC की जो स्थापना हुई थी बेसिकली वो 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक याद रखिएगा, इनके जो संस्थापक हैं वो HN कुंजरू हैं। कौन है? HN कुंजरू, HN कुंजरू। HN कुंजरू जो है इनके क्या हैं? संस्थापक हैं। याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या है इनका NCC का? तो आदर्श जो वाक्य है इनका वो है बेसिकली एकता और अनुशासन। क्या है? एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन। याद रखेंगे आप लोग इतनी चीज़ें, एकता और अनुशासन। लेफ्टिनेंट कौन है? तो अब इनके जो महानिदेशक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल जी हैं। कौन है? गुरबीर पाल जी इनके जो हैं वर्तमान में महानिदेशक हैं, गुरबीर पाल सिंह। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे क्वेश्चन ये है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को जो शुभारंभ किया गया है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधान जी के द्वारा किया गया है। अगर मैं बात करूँ आपसे, आपके जो हैं ये जो आपका जागृति मिशन है ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन के अनुरूप बच्चों में समग्र व्यक्तित्व विकास को बेसिकली सुनिश्चित करने के लिए दिशा में एक पहल है।
रामकृष्ण मिशन की बात की जाए, रामकृष्ण मिशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी हुई थी 1897 में। कब? 1897 में, भूलना नहीं है आपको। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में आपको बताया था मैंने कि जो आपके संस्थापक हैं ये स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। अध्यक्ष कौन थे आपके? स्वामी स्मरणानंद थे। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर था? तो हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, वेलूर मठ इनका हेडक्वार्टर्स था। वेलूर मठ कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ में इनका हेडक्वार्टर्स था। ठीक, सो अभी आपको समझ आया। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। प्रतिवर्ष हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये जो दिवस है, इस दिवस की स्थापना 1994 में, लिख लीजिएगा, इस दिवस की स्थापना कब? 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा द्वारा की गई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कब की गई थी, किसने की थी, बिकॉज ओजोन दिवस जो है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर मैं बात करूं 2022 की थीम की, कि 2022 की थीम क्या रही, तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, इस बार की ये थीम रही है। तो महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। क्या? वैश्विक सहयोग, ये आपके लिए थीम रही है इस बार, याद रखिएगा थीम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जितने भी दिवस हम सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 सितंबर से शुरुआत करते हैं, विश्व नारियल दिवस। ठीक, 5 सितंबर विश्व आपका शिक्षक दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस जिसे आपने इंजीनियर्स डे कहा, 16 सितंबर को हमने मना लिया विश्व ओजोन दिवस। उसके बाद 18 सितंबर को हम मनाएंगे विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। फिर उसके बाद आता है आपका 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर विश्व समुद्री दिवस। इतने दिवस जो हैं आपके लिए सितंबर में महत्वपूर्ण थे, जिनका मैं बार बार रिवीजन करवाती हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।